बिहार की मृदा को हम लोग देखें, मिट्टी मिट्टी जो होती है पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली एक पतली परत होती है। इसमें सैल कण होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ शामिल होते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और बहुत ही धीमी गति से चलती है। इसमें जो मूल चट्टान होते हैं उनके भौतिक अपक्षय, भौतिक और रासायनिक अपक्षय, भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय, खनिज पदार्थों के निच्छालन, कैल्सिफिकेशन द्वारा मिट्टी के कणों का विकास होता है। ठीक है। समय, जलवायु, स्थलाकृति, जैव प्रक्रियाओं और जो जनक कारक हैं, है ना, उन सब से मिट्टी की प्रकृति प्रभावित होती है, किस प्रकार की वह मिट्टी होगी। ठीक है। मिट्टी के निर्माण के दो प्रकार के कारक होते हैं, एक तो एक्टिव कारक होते हैं, सक्रिय कारक, और दूसरा निष्क्रिय कारक, पैसिव कारक, है ना। जो निष्क्रिय कारक हैं वह अब यथावत रहते हैं, जैसे मूल सामग्री, है ना, मिट्टी के खनिज और कार्बनिक घटक जो होते हैं वो। उच्चावच मतलब जो किसी भी स्थान की स्थलाकृति है वह भी एक कारक के रूप में है। जल निकासी और मिट्टी की गहराई इससे प्रभावित होती है ना। समय, है ना, इससे जो है मिट्टी का विकास होता है ना। जैसे यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, हजारों साल लग जाते हैं कुछ सेंटीमीटर परत के विकास में। अब जो सक्रिय कारक हैं उसमें तापमान और वर्षा, अपक्षय, अपघटन, ओगरा शामिल है। इसके अलावा जीव और वनस्पति जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव वगैरह जो होते हैं ये सभी इसमें शामिल होते हैं। जो ये जीव और वनस्पति हैं पौधे में सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करते हैं और ओवरऑल पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करते हैं, उसका निर्धारण करते हैं। आगे बढ़े हम लोग। देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। यह संभव है यह शब्द इंग्लिश में बीपीएससी पूछ भी दे, कई बार इस प्रकार के तथ्य पूछ दिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इनका। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर 2014 को पहला आधिकारिक विश्व मृदा दिवस घोषित किया। तब से प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 5 दिसंबर को, है ना। बिहार में लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसी जलोढ़ मृदा को कछारी मृदा भी कहते हैं। यह 63वीं बीपीएससी में इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। विभिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं इस कछारी मृदा के अलावा। देख लीजिए आपके सामने यह मानचित्र मौजूद है। उत्तरी भाग में पर्वतीय मृदा भी पाई जाती है ना। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में इन मृदाओं को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, इसको भी देख लीजिए, है ना। तफसील से देखते हैं, विस्तार में हम लोग देखते हैं इसे। देखिए उत्तरी बिहार की मिट्टियों को, है ना, क्या क्या नाम दिया जाता है, किस किस प्रकार की हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहां पर पर्वत पदीय मृदा है, जाहिर सी बात है हिमालय के जो निकटवर्ती क्षेत्र में तराई क्षेत्र की मृदा है वह पर्वत पदीय मृदा उसे कहा जाता है। पर्वत के पद पर अवस्थित मृदा, इंग्लिश में पिडमॉन्ट सॉइल भी कहेंगे। तराई मिट्टी, बांगर, भांगर, बलसुंदरी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। जो यह बलसुंदरी मिट्टी है, यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, याद रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न। खादर जो है यह नवीन जलोढ़ मिट्टी है, बिहार के अधिकांश क्षेत्र में यह बिछी हुई है। दोमट मिट्टी भी पाई जाती है। दक्षिणी बिहार की मिट्टी में टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी, करैल कैवाल मिट्टी, यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। अवशिष्ट मिट्टी, लाल पीली बलथर मिट्टी पाई जाती है।
है ना। उत्तर बिहार की जो मिट्टियां हैं गंगा और उसकी सहायक नदियों जैसे घाघरा, गंडक, कोसी वगैरह द्वारा लाई गई मिट्टी गाद तलछट के जमाव से बनी होती है। इसको कई प्रकार के उपभागों में बांटा गया है। इनको देख लेते हैं, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पर्वत पदीय मृदा, है ना, यह पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में सोमेश्वर श्रेणी के तलहटी और दून पहाड़ी के लगे हुए क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि पर्वत पदीय मृदा बिहार में कहां पाई जाती है, जहां पर पर्वत पाया जाता है उसके जस्ट नीचे जो मृदा पाई जाती है पर्वत पदीय मृदा है वह, तो पश्चिमी चंपारण के सोमेश्वर श्रेणी की तलहटी और दून पहाड़ी के लगे हुए क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं वह देख लीजिए। चूना, पोटास की प्रचुरता होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरिक एसिड, ह्यूमस की कमी होती है। चूना और पोटास की प्रचुरता और नाइट्रोजन, फास्फोरिक एसिड, ह्यूमस की कमी होती है। यह गहरे भूरे से लेकर पीले रंग तक का होता है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है ना। पर्याप्त वर्षा होने के कारण यहां पर इस मृदा में नमी लगातार बनी रहती है, जिसके कारण यहां खरीफ फसलों जैसे धान, मक्का, गन्ना के साथ साथ अन्य उपजाऊ फसलों की भी प्रधानता होती है ना। देखिए तराई मिट्टी, यह पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक एक लंबी पट्टी में पाई जाती है। 5 से 7 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। हल्की भूरे रंग की मिट्टी होती है तराई मिट्टी। बिहार का जो उत्तरी बिहार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो तराई के क्षेत्र में के रूप में जाना जाता है। यह पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक का इलाका है ना। 5 से 7 किलोमीटर तक चौड़ाई है। इसमें हल्के भूरे रंग तक की मृदा होती है। यह सोमेश्वर पहाड़ी के दक्षिण एवं भारत नेपाल सीमा के साथ तराई क्षेत्र में यह पाई जाती है। इसमें कहीं कहीं कंकर, रेत, दलदली क्षेत्र भी मिलते हैं और इसकी उर्वरता सामान्य होती है ना। आइए देखिए यहां पर किस किस प्रकार की फसल का ये उगाई जाती है यह देख लें। कुछ और चीजों को देख लेते हैं हम लोग, है ना। यहां पर कहीं कहीं कंकड़ भी होता है, रेत भी होता है, दलदली क्षेत्र यह पाया जाता है। इसकी उर्वरता सामान्य होती है। इसमें धान, जूट, मक्का, गन्ना और ऊंचे भागों में मरुआ, कुल्थी, शकरकंद की खेती की जाती है। 41वीं और 46वीं बीपीएससी में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। आइए अब हम आते हैं बांगर, भांगर, बालसुंदरी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी की तरफ। यह मैदानी क्षेत्र के ऊपरी भाग में स्थित होती है। यह बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता है ना। इसका विस्तार मुख्यतः घाघरा, गंडक, दोआब, बिहार के गंगा के उत्तर पश्चिम मैदानों में विशेषकर गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली जिलों तक फैला हुआ है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर वगैरह में भी देखने को मिलता है ना। इसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं। इसका रंग गहरा हल्का भूरा होता है। फास्फोरस एसिड की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। यह मिट्टी धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू और गन्ना जैसी फसलों के लिए बेहद अहम है और यह बहुत अच्छी पैदावार दे, इसके लिए यहां पर सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। अब आइए हम लोग बांगर देख लिया। इसी बांगर, यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, इसी को बलसुंदरी मिट्टी भी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा किन किन जिलों में विस्तार है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। आइए हम लोग देखें खादर या नवीन जलोढ़ मृदा को।
देखिए, खादर जो मृदा है वह प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से इसका निर्माण होता है। मुख्यतः गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा आदि नदियों की निचली घाटियों में यह पाई जाती है, जिसका विस्तार मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय और खगड़िया के अधिकांश क्षेत्रों में यह फैला हुआ है ना। 63वीं बीपीएससी में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। यह मिट्टी गैर क्षारीय प्रकृति की होती है, जिसमें बालू और चीका की प्रधानता होती है। इसका रंग गहरा भूरा से काला होता है। कार्बनिक पदार्थों की उपलब्धता के कारण यह मिट्टी उपजाऊ होती है। हालांकि इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, फिर भी पर्याप्त सिंचाई के साथ इसमें धान, गेहूं, जूट, गन्ना, मक्का, दलहन, तिलहन आदि की बड़े पैमाने पर खेती होती है। दोमट मिट्टी, लोमी सॉइल, यह उत्तर बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग, विशेष रूप से सारण के गंगा तटीय दियारा क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा वैशाली, मुजफ्फरपुर, खगड़िया के कुछ हिस्सों में भी मिलती है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बालू, रेत, गाद और चिकनी मिट्टी का संतुलित मिश्रण पाया जाता है। अब आइए दक्षिणी बिहार की मिट्टियों को देखें। दक्षिणी बिहार की जो मिट्टियां हैं, दक्षिणी बिहार की मिट्टियां प्राचीन चट्टानों से निर्मित हैं। आधारभूत जो कारक हैं या निष्क्रिय कारक यहां पर आधारभूत चट्टानों के रूप में मौजूद हैं, है ना। ये प्राचीन चट्टानों के रूप में मौजूद हैं। ये बरसाती नदियों द्वारा निर्मित है। इसका विस्तार गंगा और छोटा नागपुर पठार के बीच के क्षेत्र में फैला हुआ है। संरचना के आधार पर इसे कई भागों में बांटा जाता है ना, ध्यान में रखिएगा। इसी का एक उप प्रकार है टाल मृदा। गंगा के दक्षिणी तट पर, याद रखिएगा, 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में यह पाई जाती है। इसका विस्तार पटना के पूर्वी भाग, नालंदा उत्तरी भाग, लखीसराय, शेखपुरा और मुंगेर के उत्तरी भाग से लेकर भागलपुर तक है। यह लो लाइंग एरिया में होने के कारण, नीचे अवस्थित माने इलाके में होने के कारण वर्षा ऋतु में प्रायः जल भराव की स्थिति में रहता है ना। यह जो टाल क्षेत्र है, जल भराव की स्थिति यहां पर रहती है। यहां पर पाई जाने वाली मिट्टी मोटे कणों वाली होती है, धूसर रंग की होती है और भारी प्रकृति की होती है। वर्षा के दौरान जलमग्न होने से मिट्टी की एक नई परत बनती है जो काफी उर्वर होती है। इसमें रबी फसल जैसे गेहूं, चना, मटर, दलहन आदि की खेती की जाती है ना। तो हमने देखा टाल मृदा के संदर्भ में। मोकामा ओरह का जो क्षेत्र है वह टाल वाले क्षेत्र में ही आता है। फिर देखें कगारी मृदा, लीव सॉइल। यह दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियों जैसे सोन, क्यूल, फल्गु आदि के तटवर्ती क्षेत्रों में संकरी पट्टी के रूप में पाई जाती है। कगारी मृदा संकरी पट्टी के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू, जैविक पदार्थों की प्रचुरता होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय एवं रंग सामान्य होता है। सफेद से हल्का भूरा होता है। पीला से लेकर लाल भी दिखाई पड़ता है ना। इसकी जो उपजाऊ यह अपेक्षाकृत कम होता है ना। लेकिन सिंचाई की अगर सुविधा हो तो खरीफ फसलों का उत्पादन जैसे धान, ज्वार, बाजरा, रबी की फसलों जैसे गेहूं, जौ, चना वगैरह का भी उत्पादन अच्छे से किया जाता है। इसके अलावा अरहर, सब्जियां वगैरह भी उगाई जाती हैं। तो हमने देख लिया कगारी मृदा को, लीव सॉइल को। ध्यान रखिएगा 2-3 चीजों को। इसकी अवस्थिति किधर है, इनमें किन तत्वों की प्रधानता पाई जाती है, जो विशेषता है मोटे तौर पर वो, है ना, यह ध्यान में रखिएगा। आइए अब हम चलते हैं एक और प्रकार, वो है करैल कैवाल मृदा या पुरानी जलोढ़ मृदा, जो दक्षिण बिहार की है।
याद रखने में सहूलियत है। उत्तर बिहार की कौन कौन सी मृदा, दक्षिण बिहार की कौन कौन सी मृदा, है ना, वर्गीकृत कर दिया गया है आपकी सहूलियत के लिए, तो याद रख सकते हैं इसको आसानी से। दक्षिण बिहार की जो मृदा है वह देखिए करैल कैवाल मृदा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। इसका विस्तार टाइल क्षेत्र के दक्षिण में रोहतास, बक्सर से लेकर भागलपुर तक है, जिसमें भोजपुर, जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, लखीसराय और मुंगेर जिला शामिल है। यह मृदा काफी उपजाऊ होती है, जल धारण की क्षमता से युक्त होती है। इसमें मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूं आदि की खेती होती है। बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तृत होने के कारण इसके रंगों में भिन्नता दिखाई पड़ती है। ठीक है, हल्का पीला से भूरा तक होता है। बक्सर, भोजपुर, पटना और जहानाबाद इसके अंतर्गत आते हैं। यह पीला से लाल होता है, मध्यवर्ती और पूर्वी भाग में पाया जाता है। बहुत अधिक लालिमा होती है ना। और क्षेत्र है मुंगेर, भागलपुर का जो इलाका है वो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है करैल कैवाल मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाल पीली मृदा या बलथर मिट्टी या अवशिष्ट मिट्टी है ना। यह पश्चिम में कैमूर से लेकर पूर्व में राजमहल तक 8 से 15 किलोमीटर की चौड़ाई में यह मृदा फैली हुई है। मुख्य रूप से जमुई, खड़गपुर, गयाजी, औरंगाबाद, नवादा, बांका के पठारी क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है। इस मिट्टी में चट्टानों के अवशेष, रेत, कंकड़ आदि अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे इसकी प्रकृति अम्लीय हो जाती है। यह कम उर्वर, सीमित जल धारण क्षमता वाली बनती है। फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग मुख्यतः लाल होता है, लेकिन जल प्लावन की स्थिति में यह पीला प्रतीत होने लगता है। ध्यान रखिएगा विशेषता इसकी, फेरिक ऑक्साइड आयरन का यौगिक है ना। इसकी उपस्थिति के कारण इसका मुख्य रंग जो होता है, जब आयरन होगा तो लाल होगा, और लेकिन जब जल प्लावन होता है, यह क्षेत्र जब जल से भर जाता है, उस स्थिति में यह पीला प्रतीत होने लगता है। अपर्याप्त वर्षा के कारण यह मुख्यतः मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर जैसी फसलें पाई जाती हैं। तो हमने बिहार की मृदाओं को देख लिया। ढंग से इसका रिवीजन कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा, बहुत बहुत उपयोगी होगा और यह परीक्षा में आपकी एक्यूरेसी बढ़ाएगा, अवधारणाओं को स्पष्ट करेगा